स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं। वैसे हमने ये भी बताया था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव तीन स्थितियों में निकाला जाता है। पहला था अक्षीय स्थिति, दूसरा था निरक्षीय स्थिति और जो तीसरा था वो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को छोड़कर किसी अन्य स्थिति में, किसी अन्य बिंदु पर, किसी अन्य पॉइंट पर। तो हम लोग आज जो है तीसरा नंबर वाला पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग दो पढ़ चुके हैं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अक्षीय और निरक्षीय से हट के किसी भी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। तो ज़्यादातर यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस टॉपिक का डेरिवेशन पूछता नहीं है। हो सकता है कि किसी अन्य बोर्ड में पूछता हो, लेकिन जो है फिलहाल यूपी बोर्ड वाले में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हम यहाँ पर इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। एक हम छोटा सा ट्रिक बताने वाले हैं, और ट्रिक जो है आप लोग जानते हैं कि किसी बुक में नहीं मिलता है। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से हम इस फार्मूले को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक महज एक ट्रिक है, किसी भी बुक में ये ट्रिक नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रिक का कोई वो नियम नहीं होता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है समझ में अच्छे से आ जाए। तो एक बार हम देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए कि यह वैद्युत द्विध्रुव है। चूँकि हम लोग इस बात को भी पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के, माने परिमाण समान हो और प्रकृति विपरीत हो, ऐसे दो आवेशों को जिनके परिमाण समान और प्रकृति विपरीत हो, माने एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, इनको अगर हम एक पास रखें, सूक्ष्म दूरी पर रखें, तो इस निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और इस वैद्युत द्विध्रुव को मान लेते हैं कि यह माइनस क्यू आवेश है और यह आपका प्लस क्यू आवेश है। इसके बीच की दूरी को हमेशा 2l माना जाता है। इसका मध्य बिंदु क्या मानते हैं, हमेशा O मानते हैं। तो जब मध्य बिंदु आप O मानेंगे तो आधा दूरी L हो जाएगा और फिर से आधा दूरी L हो जाएगा, क्योंकि दूरी जो है पूरा 2l माना गया है। अब अगर इसके अक्षीय स्थिति की बात करें तो इसी लाइन पर, इसी द्विध्रुव के लाइन पर यहाँ आगे या यहाँ पीछे, इसी लाइन पर अगर किसी भी पॉइंट पर हम विभव निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। और अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो इस लाइन पर हम, इसी लाइन पर ठीक आगे या इसी लाइन पर ठीक पीछे, जिस लाइन पर आपका वैद्युत द्विध्रुव स्थित है उसी लाइन पर ठीक आगे या उसी लाइन पर ठीक पीछे अगर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। इसको हमने पढ़ लिया है और फार्मूला जो था वह था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इसको हमने डिराइव भी किया है। तो ये हुआ आपका अक्षीय स्थिति। दूसरा जो था निरक्षीय स्थिति था। तो निरक्षीय स्थिति जो है कहाँ होता है, तो ध्यान समझिएगा, निरक्षीय स्थिति किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत। लेकिन किस पॉइंट पे, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत अगर ऐसा रेखा खींचा जाए जो उस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जाता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत हम एक ऐसा रेखा खींचे जो उसके मध्य बिंदु से होकर जाता है, और अब इस रेखा के किसी भी बिंदु पर आप ऊपर निकालिए, नीचे निकालिए, कहीं भी इस बिंदु पर निकालते हैं
ऊपर या नीचे कहीं भी इस बिंदु पर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये निरक्षीय स्थिति है, और इसका भी हमने डेरिवेशन कर लिया है, उसका आया था v = 0। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। अब हमको जो तीसरा पढ़ना है वो व्यापक बिंदु पर है। व्यापक का मतलब हुआ वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ दो ही विशेष बिंदु को पढ़ा है, एक अक्षीय स्थिति पढ़ा है और दूसरा निरक्षीय स्थिति पढ़ा है। ये अक्षीय स्थिति, ये निरक्षीय स्थिति। व्यापक का मतलब हुआ कि कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, नीचे कहीं भी हो सकता है। तो इसी प्रकार हम आज बात करेंगे एक व्यापक बिंदु पर। तो एक व्यापक बिंदु हम इधर कहीं ले लेते हैं। एक व्यापक बिंदु जो है P है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक व्यापक बिंदु क्या है, P है, जो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर, जो इस द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो अब यहां पर हमको विभव निकालना है, किसके कारण, इस द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव के कारण विभव का मतलब होता है कि दोनों आवेशों के कारण विभव। चूंकि हम लोग जानते हैं कि द्विध्रुव में दो आवेश होता है, तो द्विध्रुव के कारण विभव का मतलब हुआ कि दोनों आवेशों के कारण विभव। मतलब कि इस आवेश के कारण भी यहाँ विभव निकालना पड़ेगा, इस आवेश के कारण भी विभव निकालना पड़ेगा। तो जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विभव निकालना होता है वहाँ की दूरी की भी आवश्यकता होती है। तो हमको यहाँ से यह दूरी भी निकालना पड़ेगा, हमको यह दूरी भी निकालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी जो है लंबा प्रोसेस होगा। तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट बता रहे हैं, इसमें आपको दूरी नहीं निकालना पड़ेगा, बिना दूरी निकाले आप जो है कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि यह डेरिवेशन नहीं है, यह महज एक ट्रिक है, ताकि जो है आपको आसानी से याद हो सके। तो अगर हम इस बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो रेखा है, अगर इसको हम दो घटकों में वियोजित करें, दो घटकों में, ये जो इसको मान लीजिए कि यहाँ से थीटा जो कि कोण है, तो एक सदिश कह सकते हैं। थीटा कोण पर जो है, ये वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर R दूरी पर बिंदु है, तो एक निश्चित दिशा में बिंदु है। तो निश्चित दिशा में बिंदु है, तो इसको हम सदिश अगर कह दें कि यहाँ से R दूरी पर जो है बिंदु P है, तो इस सदिश को अगर दो घटकों में वियोजित किया जाए, दो घटकों में, तो ये जो है ये आपका होता है कॉस घटक, इसको हम लोग R cos थीटा कह सकते हैं, और ये हो जाएगा R sin थीटा। तो जो हम लोग का आवेश है उस साइन पर न होकर किस घटक पर है, कॉस पर घटक है। तो एक चीज अब ध्यान देना है कि अगर ये क्षैतिज में होता तो जीरो नहीं होता। जीरो हमारा किस में होता है, निरक्षीय में होता है। तो निरक्षीय में जीरो होता है, तो ये पॉइंट निरक्षीय में तो है नहीं, मतलब कि जीरो होगा नहीं। तो ये फार्मूला, तो ये वाला लॉजिक तो हमारा फेल हो गया, ऐसे ही ये नहीं हो सकता है। अब दूसरा कि अक्षीय में भी नहीं है। दूसरा जो है ये बात है कि अक्षीय में भी नहीं है। तो नहीं है तो कुछ से कुछ ऊपर होगा, तो कुछ ऊपर कितना कोण पर है, तो थीटा कोण पर है। तो अक्षीय से ऊपर है थीटा कोण पर, तो हम क्या करेंगे कि अक्षीय वाले फॉर्मूला में ही बस केवल कॉस थीटा बस उसमें गुणा कर देंगे। तो ये आपका जो है v = 1/4πε0 Q/r² है, ये अक्षय के लिए। और यहाँ से थीटा कोण पर ये ऊपर लिया गया है, थीटा कोण पर ऊपर है, तो बस इसमें क्या थोड़ा सा ऐड कर लेना है cos थीटा, और ये हुआ हम लोगों का फार्मूला। किसी भी अन्य बिंदु के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। एक बार पुनः समझ जाइए, ये महज एक हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि यह जो बिंदु है इस द्विध्रुव से थीटा कोण पर r दूरी पर है, तो मतलब कि इसकी दिशा निश्चित है, क्योंकि थीटा कोण पर अब
थीटा कोण, ये कोण तो निश्चित होता है, तो थीटा कोण पर r दूरी पर है तो ये एक सदिश हुआ, और इस सदिश को हमने क्या किया कि दो घटक में वियोजित किया, साइन थीटा और कॉस थीटा। लंबवत को साइन से दिखाते हैं, क्षैतिज घटक को जो है कॉस से दिखाते हैं। तो जो हमारा आवेश है वो कॉस घटक पर है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वाला तो ऐसे ही क्या होता है, शून्य होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख चुके हैं, और क्षैतिज वाला शून्य नहीं होता है। तो क्षैतिज से चूंकि ये थीटा कोण पर है और कोण हमारा कौन सा है, कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग जो क्षैतिज घटक लिए हैं तो थीटा कोण पर ऊपर है, इसलिए क्या करेंगे कि हम क्षैतिज वाला जो फार्मूला है उसी में क्या थोड़ा सा लगा देंगे, कॉस थीटा। तो ये फार्मूला है। अब इससे आप किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं, वो चाहे अक्षीय हो या निरक्षीय हो, आप किसी भी बिंदु पर यहाँ से जो है ये वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि ये बिंदु अगर इस लाइन में आगे निरक्षीय स्थिति में होता तो हमारा ये कोण क्या होता, अगर ये यहाँ पर होता तो कोण 0 होता, और का 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब का 0 का मान 1 होता है तो आपका ये फार्मूला बन जाता, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और अगर यही जो पॉइंट है, बिंदु है, ये एकदम लंबवत होता तो ये कोण हमारा 90 डिग्री हो जाता, और जब ये 90 डिग्री हो जाता तो का से 90 का मान क्या होता है, का से 90 का मान 0 होता है। तो जब ये पूरा भी क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो सेकंड वाला भी लागू हो जा रहा है। तो इस प्रकार जो है आप आसानी से इस फार्मूले की सहायता से किसी भी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लोग का अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। तो आइए समझते हैं कि विभव प्रवणता क्या होता है। तो विभव प्रवणता को समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम याद दिला दें कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, मतलब कि एक बिंदु आवेश के कारण अगर हम किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो कितना होता है। तो आइए एक बार इसको पहले समझते हैं, फिर हम विभव प्रवणता पर बात करेंगे। तो ये एक मान लीजिए कि बिंदु आवेश है Q। तो जब ये बिंदु आवेश Q है तो निश्चित रूप से इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी होगा। जब यह एक बिंदु आवेश Q है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो जब इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा तो इस वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु आवेश के कारण अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर स्मॉल r दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है, अगर कोई पॉइंट P है इस वैद्युत क्षेत्र में Q दूरी से Q आवेश से R दूरी पर अगर कोई बिंदु P स्थित है तो इस बिंदु P पर के लिए विभव का हम लोग सूत्र जानते हैं, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। बड़ी आसान सा सूत्र है, हम लोग इसको डिराइव भी किए थे। तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। और वहाँ एक चीज़ हम बताए थे कि 1 यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और हम लोग जो है इस बात को भी जानते हैं कि अगर कहीं से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। ठीक उसके उल्टा अगर कोई नियतांक हटेगा तो समानुपाती का चिन्ह भी आ जाता है। अगर कहीं समानुपाती का चिन्ह है और वो हटता है तो नियतांक आता है, तो ठीक उसके उल्टा अगर नियतांक है वो हटेगा तो समानुपाती का चिन्ह आएगा। और यहाँ पर जो है ये नियतांक हटा और भी समानुपाती 1/r ये आ जाता है। हम लोग जहाँ पर पढ़े होंगे एकल बिंदु आवेश द्वारा वैद्युत विभव, उस वीडियो को जो है आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग यहीं पर आके ख़त्म किए होंगे वीडियो को, और वहाँ पर हम ये जरूर बताए होंगे कि जब r का मान बदलेगा तो v का मान भी बदलेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है
तो बच गया r। अब r बदलेगा तो v बदलेगा, मतलब v का मान किस पर निर्भर कर रहा है, r पर निर्भर कर रहा है। तो r का मान अगर आप परिवर्तित करते हैं तो निश्चित रूप से v का मान जो है बदलेगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो v है जो व्युत्क्रमानुपाती है r के, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, इसीलिए इसको 1/r लिखा गया है। तो r का मान अगर बढ़ेगा, नीचे का मतलब है कि r का मान बढ़ेगा तो v का मान घटेगा, r का मान बढ़ेगा तो v का मान घटेगा, और r का मान अगर घटेगा तो v का मान क्या होगा, तब बढ़ेगा। अब यहाँ समझिए इसमें कि ये r है, तो ये दूरी अगर बढ़ेगा, मतलब कि ये जो है ये दूरी अगर ये बढ़ेगा, अगर आप जो है इस ये जो बिंदु P है जो कि Q से जो है r दूरी पर है, तो इस दूरी को अगर आप बढ़ाते जाए, मतलब कि इससे और अधिक दूरी पर अगर आप विभव निकालना चाहते हैं तो वो विभव क्या आएगा, कम आएगा। मतलब कि इस आवेश से जितना ही अधिक दूरी पर आप विभव निकालेंगे तो विभव का मान कम आएगा, और आवेश से जितना ही नज़दीक विभव का मान निकालेंगे विभव का मान उतना ही क्या आएगा, अधिक आएगा। मतलब कि इस r के बदलने से, दूरी के बदलने से v का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो v में परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, r के सापेक्ष हो रहा है। जैसे ही r बदल रहा है वैसे ही v बदल जा रहा है। तो अगर हम मान लें कि इसके दूरी में डेल्टा r परिवर्तन हो रहा है, अगर हम मान लें कि इसकी दूरी में डेल्टा r परिवर्तन हो रहा है, तो इसके विभव में डेल्टा भी परिवर्तन हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही r बदलेगा तो v को बदलना ही बदलना है। तो जैसे ही डेल्टा r बदल रहा है तो डेल्टा v, मतलब कि जैसे r बदल रहा है तो v भी बदल रहा है। तो हम यह मान लेते हैं कि दूरी में परिवर्तन डेल्टा r हुआ तो विभव में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा v हो गया। और यदि हम यह ज्ञात करें कि इसके एकांक दूरी में परिवर्तन के कारण कितना विभव परिवर्तन हुआ, इसकी एकांक दूरी, एकांक का मतलब कि अगर इकाई दूरी पर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि 1 मीटर, या ऐसे कहें कि 5 सेंटीमीटर दूरी के परिवर्तन से इसके विभव में परिवर्तन जो है 10 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट। हम यह मान लें कि इसके दूरी में r में 5 सेंटीमीटर का परिवर्तन हो रहा है तो विभव कितना परिवर्तित हो जा रहा है, 10 वोल्ट। तो अगर हम कहें कि इकाई दूरी पर कितना बदला हुआ है, इकाई का मतलब कि 1 सेंटीमीटर पर, तो निश्चित रूप से हम जब भाग देंगे इससे 5 से 10 में तो 2 होगा, मतलब कि हर सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तभी तो 5 सेंटीमीटर पर 10 वोल्ट हुआ। जैसे आप 5 सेंटीमीटर दूर गए, ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आगे चले गए तो कुछ और हो गया। तो यहाँ पर जितना था और यहाँ पर जितना था, इसमें अंतर कितने का हुआ, 10 वोल्ट पर। तो 10 वोल्ट का अंतर हुआ, परिवर्तन हुआ। तो 10 वोल्ट का परिवर्तन कितने सेंटीमीटर पर हो रहा है, तो 5 सेंटीमीटर पर। तो हम पूछे कि 1 सेंटीमीटर परिवर्तन कितने का होगा, तो निश्चित रूप से भाग देंगे और कहें कि 1 सेंटीमीटर पर कितने परिवर्तन हो रहा है, 2 का परिवर्तन हो रहा है। तो जब 1 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट का परिवर्तन हो रहा है तो वही 1 सेंटीमीटर का जो परिवर्तन है, एकांक दूरी का जो परिवर्तन है, उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनता है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया और दूरी ये r हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, तो विभव परिवर्तन का दर निकालने के लिए विभव परिवर्तन, तो विभव परिवर्तन हमारा हो जाता है डेल्टा भी, विभव परिवर्तन की दर, लेकिन किसके सापेक्ष, तो r के सापेक्ष। तो हम बस r से भाग कर देंगे, क्योंकि परिवर्तन तो हम ऐसे ही निकालते हैं। तो विभव परिवर्तन की दर और किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो भाग कर देंगे। तो इकाई दूरी पर परिवर्तन निकल जाएगा, एकांक दूरी पर परिवर्तन निकल जाएगा, और उसी एकांक दूरी पर जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो मान लेते हैं कि डेल्टा r दूरी के परिवर्तन में विभव परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा भी। तो परिवर्तन की दर निकालना है, मतलब कि इकाई दूरी में परिवर्तन पर कितना विभव परिवर्तित हुआ, तो बस यहाँ से भाग कर देना है, डेल्टा v बाई डेल्टा r, यही क्या हुआ, विभव प्रवणता हुआ। और इसको जो है डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, छोटी राशि के लिए जो d लिया जाता है।
तो ये होगा विभव प्रवणता डेल्टा V बाई डेल्टा आर या dV बाई डी आर। और अगर इसके मात्रक की हम बात कर लें तो V का मात्रक वोल्ट, R दूरी है इसका मात्रक मीटर, और ये हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। अगर इसके हम बीमी सूत्र की बात करें तो ये होता है MLT माइनस 3 A माइनस 1। तो इसका बीमी सूत्र है MLT माइनस 3 A माइनस 1। तो बीमी सूत्र बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल जो है 1 नंबर का पूछता है बीमी सूत्र। तो आप लोग जो है जो भी फार्मूला डिराइव करें तो निश्चित रूप से उसका बीमी सूत्र जरूर जानें, या कोई भी सूत्र जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बार उसका बीमी सूत्र जो है ध्यान में रखना है। और बीमी सूत्र जो है कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, इसको जो है आप क्लास 11th में फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है उसमें जो है दिया हुआ है। तो आप एक बार उसको लेकर अध्ययन कर लीजिए, तो ये निकालना जो है आपको ढंग आ जाएगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं बीमी सूत्र। तो हम लोग का जो विभव प्रवणता का मात्रक है वो हुआ वोल्ट मीटर, और इसका बीमी सूत्र हुआ MLT माइनस 1 A माइनस 1। तो काफ़ी ये छोटा टॉपिक रहा, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, या आप चाहें तो उसका नोट्स बना सकते हैं। तो ये वीडियो जो है कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।